स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में। मैं हूं आपके साथ रूही सिंह और बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर रायपुर से है, जहां प्रदेश के मनोनीत राज्यपाल जमेन डेका और उनकी धर्मपत्नी रानी डेका का छत्तीसगढ़ आगमन पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने स्टेट हैंगर में स्वागत किया। इस मौके पर मनोनीत राज्यपाल डेका ने कहा कि छत्तीसगढ़ विकास के परिदृश्य में तेजी से उभर रहा है, यहां विकास को नए स्तरों पर पहुंचाने का हम काम करेंगे। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ का राज्यपाल नियुक्त करने के लिए वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को धन्यवाद जताते हैं। और वहीं छत्तीसगढ़ के निवर्तमान राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन को राजभवन में भावभीनी विदाई दी गई। इस अवसर पर प्रथम महिला सुप्रभा हरिचंदन भी उपस्थित रही। राज्यपाल के प्रस्थान से पहले उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और इस मौके पर मेरा छत्तीसगढ़ में राज्यपाल के रूप में समय बहुत अच्छे से बीता। यहाँ के लोग बहुत सरल और स्नेही है। यह बहुत सुंदर धरती है। यह प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध राज्य है। और बढ़ते हैं आगे। खबर रायपुर से है, जहां लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने केंद्रीय बजट 2024-25 पर सदन में चर्चा में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कई मुद्दों पर सरकार को घेरा। राहुल गांधी के भाषण पर वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने तीखा हमला किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 5 दशकों तक देश को पंजे के चक्रव्यूह में फंसाए रखा, जिससे युवाओं, किसानों और नारी शक्ति की प्रगति रुकी रही। चौधरी ने कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति का कल्याण हो रहा है, जबकि कांग्रेस केवल ब्लेम गेम की राजनीति कर रही है। क्यों देश की एक पुरानी परंपरा रही है, हलवा सेरेमनी बजट में होती है। कांग्रेस के जमाने से और वर्षों से, दशकों से ये परंपरा रही है। उसका इस तरह से किसी भी एक अच्छे चीज देश की जनता के लिए जब आता है तो उस खुशी में ये परंपरा रही है, उसका क्रिटिसिज्म करना बहुत ही गलत है। क्या राहुल गांधी जी को 1,48,000 करोड़ खर्च करके 4 करोड़ युवाओं के लिए के रोजगार के लिए काम करना हलवा नजर आ रहा है? क्या राहुल गांधी जी को 1 करोड़ युवाओं की इंटर्नशिप की व्यवस्था 5,000 प्रति माह के एडिशनल सपोर्ट के साथ करना उनको हलवा नजर आ रहा है? क्या ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके तहत उससे सामना करने के लिए जो ब्रीड डेवलप किए जा रहे हैं वो राहुल गांधी जी को क्या हलवा नजर आ रहा है? 11,11,111 करोड़ इंफ्रा पे खर्च करने की कोशिश का प्रावधान किया गया है मोदी जी द्वारा, वो राहुल गांधी को हलवा नजर आ रहा है? उनको जवाब देना था। आज गरीब का, युवा का, अन्नदाता का, नारी शक्ति। और खबर रायपुर से है, जहां प्रदेश में करीब 200 उद्योगों में तालाबंदी के निर्णय ने एक बड़े संकट की ओर इशारा कर दिया है। संकट का समाधान नहीं होने से समस्या और बड़ी हो सकती है। स्पंज आयरन एसोसिएशन के निर्णय से उद्योग बंद हो गए हैं और सियासत शुरू हो गई है। दरअसल इस सियासत के पीछे की वजह बिजली दर है, जिससे नौबत उद्योगों में तालाबंदी तक आ गई। छत्तीसगढ़ स्पंज आयरन एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल नचरानी का कहना है कि बिजली दर में बढ़ोतरी उनके लिए एक बड़ी समस्या बन गई है और इसके चलते उद्योगों की उत्पादन लागत काफी ज्यादा बढ़ गई है। बातचीत चल रही है, उसका सॉल्यूशन होगा, लेकिन आप लोगों ने पेपर में पढ़ा होगा जो विद्युत विभाग के अधिकारी वास्तविकता को उजागर किए हैं। कुछ उनको गलतफहमी हो गई है। 25% राशि नहीं बढ़ा है, 25 पैसा प्रति यूनिट बढ़ा है, लेकिन शायद उनको गलतफहमी हो गई है कि 25% बढ़ा है। और जैसे घरेलू बिजली में भी हम लोग 20 पैसे प्रति यूनिट बढ़ाए, तो इनका भी उद्योग के लिए मात्र 25 पैसा बढ़ रहा है। छत्तीसगढ़ के इतिहास में इतना बड़ा उद्योगों के द्वारा पहली बार तालाबंदी की गई है। करीब 150 उद्योग बंद हुए हैं और
अभी 4 घंटे में ही 600 मेगावाट बिजली की डिमांड कम हो गई है और 1-2 दिन के अंतराल में करीब 1000 मेगावाट की डिमांड कम हो जाएगी। इनके और सरकार के कहने में अंतर ये है कि उद्योगपतियों का कहना है कि 25% बिजली बिल बढ़ा दिया आपने और सरकार का कहना है कि 25 पैसा हमने बढ़ाया है। मुख्य रूप से बात यह है कि जो बिजली आपको 6 रुपये 10 पैसे में मिल रहा था, अब वो 7 रुपये 62 पैसे में मिल रहा है। भले आपने 25 पैसे अभी बढ़ाया है, लेकिन जो आप लोड फैक्टर इंसेंटिव देते थे वो आपने 15% कम कर दिया और भी इंटेंसिव क्या बोलते हैं इंसेंटिव जितने देते थे उसमें थोड़ा थोड़ा कम करके आप ये 1.5 रुपया के आसपास आपने बढ़ा दिया। मनोज शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए। मनोज, जिस तरीके से हम देखें बिजली की दर में जो बढ़ोतरी है, कहीं ना कहीं उद्योग पर इसका बड़ा असर पड़ रहा है। जी, आपको बता दीजिए कि छत्तीसगढ़ में बिजली दर को लेकर जो है स्टील एसोसिएशन ने पहले से ही जो है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साव को अवगत भी कराया था कि इस प्रकार की बढ़ोतरी से हम लोगों के व्यापार में जो है घाटा होगा, काफी नुकसान होगा, इस वजह से हम लोग व्यापार करना बंद कर देंगे। तो ऐसे में इसके बावजूद जो है जो उनकी बातें नहीं सुनी गई, वो लोग जो है बंद करने के लिए मजबूर हो गए प्लांट को। और उनका एसोसिएशन के अध्यक्ष ने जो है कल यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से बात की और अपनी बातें रखी, तो अब इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। वहीं भूपेश बघेल का कहना है कि छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादक राज्य है, ऐसे में और से ज्यादा यहाँ बिजली के बिल लेना ठीक नहीं है। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात इसमें ये देखने को मिल रही है कि प्लांट बंद होने से बेरोजगार लोग हो जाएंगे, उनको रहने खाने की व्यवस्था कैसे हो पाएगी। 200 प्लांट माने रखता है कि हजारों की संख्या में मजदूर उसमें काम करते हैं, ऐसे में प्लांट बंद करना उचित नहीं होगा। सरकार को अपनी ये बातें वापस लेनी चाहिए। ये बातें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कही है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यहाँ तक कहा कि कोरोना काल जैसे आपदा में पूरे जो विश्व इससे प्रभावित था, उस समय हमारी सरकार द्वारा जो है किसी भी उद्योगों को बंद नहीं किया गया। ऐसे में इस समय जो है बंद करना उचित प्रतीत नहीं होता है। जी, जिस तरीके से हम देखें, अगर बेरोजगारी की मार पहले से ही लोग झेल रहे हैं और अब जो है इसमें करीब 200 उद्योग जो है एक बड़ी संख्या कह सकते हैं, 1-2 नहीं 200, जहां कितने तादाद में हजारों की संख्या में जो लोग हैं वो काम करते हैं, इन सब के लिए एक बड़ी मुश्किल कही जा सकती है। इसके लिए समाधान के लिए क्या कदम उठाए गए? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि इसके लिए जो है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साव जी का भी बयान सामने आया है। ठीक है, उन लोगों के समझ में बातें नहीं आ रही हैं, जो वो लोग 25 रुपए समझ रहे हैं, ऐसा नहीं, उनको भरमाया जा रहा है। इस तरह की बातें सामने निकल वही डिप्टी सीएम अरुण साव की बात करें, उन्होंने भी मीडिया से चर्चा के दौरान ये बातें कही कि हम लोग इसका प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह से जो है सरकार से बात बन जाए, लेकिन माना जा रहा है कि ये बातें बनने की वाली नहीं दिख रही है। इसलिए सरकार झुकने का नाम नहीं ले रही है, अपने बिजली बिल के दरों में कटौती नहीं करना चाह रही। वहीं जो है स्टील एसोसिएशन जो है अपने प्लांट बंद करके जो है ये देख रहा है कि सरकार झुके। तो ऐसे में कहीं न कहीं जो है सबसे बड़ी दिक्कत बेरोजगारों के लिए बनी पड़ी हुई है। सारे प्लांट बंद हो गए हैं और छत्तीसगढ़ राज्य एक विद्युत उत्पादक राज्य हो गया और यहाँ बिजली की बिलों में कितनी ये इससे जनता भी नाराज है और साथ साथ जो है प्लांट के लोग भी नाराज है कि उनके प्लांट में नुकसान हो रहा है। जी, 1-2 नहीं 200 उद्योगों में तालाबंदी, कहीं ना कहीं ये बड़ा संकट जो है रोजगार और अर्थव्यवस्था को लेकर, प्रदेश की अर्थव्यवस्था की हम बात कर ले, वहां एक संकट खड़ा हो सकता है। और ऐसे में जिस तरीके से खुद मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि गलतफहमी हो गई, लेकिन गलतफहमी को दूर कौन करेगा, क्योंकि जनता तो बेरोजगार हो ही रही है, क्योंकि जो लोग वहां काम कर रहे हैं, इतने बड़े तादाद में लोग जाते हैं, उनके लिए सब कुछ बंद हो गया, तालेबंदी जो है उद्योगों पर लग चुकी है। कौन है इसका जिम्मेदार, किस तरह से जो है समस्या का समाधान निकाला जाए? जी, आपको बता दूं कि सबसे बड़ी बात वो की है कि जो प्लांट बंद होने से प्लांट में जो काम करते हो बाहर से आए हुए मजदूर है, उनका परिवार कैसे चलेगा, ये बहुत बड़ी समस्या सरकार के सामने खड़ी हो जाएगी।
सरकार को इस पर जी मनोज, एक मिनट मैं आपको भी यहाँ रोकना चाहूंगी। राजीव चक्रवर्ती, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहले मैं ये आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से प्रदेश में करीब 200 उद्योगों पर तालाबंदी की जो खबर सामने आ रही है, उसको लेकर आपके पास क्या जानकारी है और आप उसे किस तरह से देखते हैं? देखिए, विद्युत शुल्क की कुछ बढ़ोतरी हो जिसको लेके उद्योग महासंघ आंदोलित है। आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से हम उनसे अपील करते हैं कि ये तालाबंदी को हटा लें और जो छत्तीसगढ़ में जो औद्योगिक वातावरण है, बहुत सस्ता, सुगम और शानदार वातावरण है, तो उसको देखते हुए बहुत सारे ऑपरेटिंग कॉस्ट की यहाँ कमी है। सस्ते में श्रम उपलब्ध है, लोहा, कोयला, कच्चे माल की उपलब्धता है। और अभी विद्युत को जो दर बढ़ाई गई है, बहुत दुख के बात है, चूंकि हमारे यहाँ कॉस्टिंग ज्यादा आ रही है इसलिए बढ़ाई गई है। और मिलकर बैठकर बात कर लिया जाएगा और उनकी जो समस्या उस पर बात हो जाएगी। हमें आशा है कि बहुत शीघ्र ही एक 3 कमेटियां बैठेगी और बैठकर उद्योगपतियों से चर्चा कर उनसे हम कुछ कोशिश करेंगे कि जो विद्युत दर बढ़ाई गई उसे कम कर लें। तो वो समय आएगा और समय आने पर निश्चित ही ये कॉल ऑफ हो जाएगा जी, क्योंकि उनको उद्योगों के भी जो ऑर्डर्स हैं वो भी उनके पास अभी काफी दबाव है कि उसे ऑर्डर को पूरा करें। देश भर में जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो रहा है, तो हमें आशा ही नहीं, विश्वास है कि ये जो इन्होंने स्ट्राइक की घोषणा की है वो कॉल ऑफ हो जाएगा, यानी कि वो जो ये आंदोलित है वो आंदोलन को वापस ले लेंगे। और अनिल सिंह भी हमारे साथ जो है, प्रवक्ता कांग्रेस, जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जिस तरीके से प्रदेश में ये 200 उद्योगों के बंद होने की, तालाबंदी की जो खबर सामने आ रही है, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि बीजेपी का कहना है कि गलतफहमी हो गई है, सरकार खुद कह रहे हैं कि इसको लेकर समाधान किया जाएगा। देखिए, किसी प्रकार की गलतफहमी नहीं हुई है। सरकार संवेदनहीन है। 2-3 उद्योगपतियों के लिए राज्य से लेकर केंद्र तक की ये नीति बनाते हैं। एक तरफ से हसदेव अरण्य में पूरा जंगल उजाड़ देते हैं, आदिवासियों को उजाड़ देते हैं एक उद्योगपति के लिए। और राहुल गांधी ने क्यों नहीं बचाया भूपेश बघेल के समय अरण्य का मामला? राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज में बड़ा भाषण दिया था, हम अरण्य को कटने नहीं देंगे। कटना तो भूपेश बघेल जी के समय से शुरू हुआ। आपसे कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को कहिए कि संयम और संस्कार का परिचय दें, पक्ष की भी सुनिए। एक पक्षी बात नहीं करें, लॉजिक की बात करें। अकेले इनके लिए टीवी चैनल नहीं चलते हैं, दर्शकों तक हमारी बात नहीं जाएगी। दादागिरी करके इस तरह रोकेंगे तो गलत है। नहीं, दादागिरी की बात नहीं है। मैं राहुल गांधी ये बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से ये लोग लगातार को, छोटे उद्योगपतियों को टॉर्चर करने का, उनको परेशान करने का खेल खेल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात देखिए, 2018 में कांग्रेस की सरकार 1%, 0.6%, 0.7% इस तरह से आवश्यकता पड़ने पर नॉमिनल बिजली महंगी की गई। लेकिन आज देख लीजिए, 7 महीने में छत्तीसगढ़ में 25% बिजली इन्होंने उद्योगपतियों के लिए महंगी कर दी। लगातार वातावरण बनाया गया। आज आप देखिए, आम जनता से लेकर उद्योगपति तक परेशान है। कांग्रेस ने जब इस आंदोलन को चलाया तो भाजपा की थी ना उद्योगपतियों को पड़ रहा है ना जनता को। आज पूरे उद्योग में पूरी तरह से उद्योगों को ये बात समझ में आ रही है। कांग्रेस ने सही पॉइंट रेस किया था, जनता को भी समझ में आ रहा है। अघोषित बिजली कटौती चल रही है, सरकार का नियंत्रण खत्म हो चुका है। सरकार तानाशाही और उन्माद पर उतर आई है कि कैसे लोगों को परेशान किया जाए। इस तरह के प्रतिकूल वातावरण होने पर अगर उद्योग बंद हो गए तो हजारों की संख्या में बेरोजगार कांग्रेस के नजरों में प्रोडक्शन प्रभावित होगा। कांग्रेस का वर्ग भेद, जाति भेद, धर्म भेद, उद्योगों। अरे राजीव जी, मैं आपको चुनौती देता हूँ। 18 से 23 तक हमारी सरकार थी, आप उसके आंकड़े देख लीजिए बिजली दर के और अपने देख लीजिए। आंदोलन में इन्होंने जनता देख रही है कि आपने क्या किया है। सिर्फ 2-3 उद्योगपति जाति गणना की जाए, अलग से जाति गणना की जाए, ओबीसी की जाए, इस्लाम खतरे में की जाएगी। क्यों नहीं की जाएगी? अगर इस प्रकार जातिगत जनगणना से आपको क्या दिक्कत है? क्यों आपको पेट दर्द हो रहा है? क्यों संविधान को कुचलने पर लगे हैं आप? क्यों जातियों का दमन करना चाहते हैं? धार्मिक उन्माद और जाति विद्वेष आप फैलाते हैं। धर्म की इस प्रकार से राजनीति करते कांग्रेस फेल हो गई। जी, मेरा आप दोनों से सवाल है, इस पर सियासत जरूरी है या समाधान? समाधान है, और हम समाधान हमारे पास है। शीघ्र ही ये औद्योगिक जो हड़ताल है वो वापस होगी। तो कब तक की जाएगी ये हड़ताल जो है, इस पर, इसको लेकर बातचीत, बैठक कब तक किए जाएंगे? क्योंकि 200 उद्योग बंद हो रहे हैं, यानी कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर भी कहीं ना कहीं ये बड़ा संकट है।
क्योंकि ये राजनीति का विषय नहीं है, ये प्रदेश के हित का विषय है, ये प्रदेश के हजारों लाखों युवाओं के रोजगार का विषय है, प्रदेश के का नहीं स्ट्रक्चर का विषय है, प्रदेश की रीढ़ की हड्डी है जो आज बंद हो गई है प्रदेश की सरकार की तानाशाही के कारण। इस पर संवेदनशीलता से काम करने की जरूरत है, इसलिए कांग्रेस इस मुद्दे पर विरोध दर्ज करा रही है और ये विरोध लाजमी है। जनता ने हमको विपक्ष में इसलिए बिठाया है कि सरकार की तानाशाही पर हम उसे रोकें, और जब लगातार राज्य का ही हो रहा हो, राज्य की जनता का तो हो रहा हो, राज्य के युवाओं का, राज्य के उद्योगों का, राज्य की महिलाओं का शोषण हो रहा हो, माताओं बहनों की आवाज, उद्योगों की आवाज, बेरोजगारों की आवाज हमको बुलंद करनी पड़ेगी। और ये जो भारतीय जनता पार्टी दूषित सियासत कर रही है, इसके खिलाफ कांग्रेस हमेशा डंके की चोट पर खड़ी रहेगी। इनका ईडी, आईटी या जितना दमन ये करना है कर ले, कांग्रेस जब अंग्रेजों से नहीं डरी तो इनसे नहीं डरेगी। और ये जो लगातार 7 महीने में प्रदेश का अहित हो रहा है, ये पूरी जनता के सामने है। जी बिल्कुल, और इनका समाधान जो होना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और वहीं बढ़ते आगे, खबर रायपुर से है, जहां प्रदेश में विधानसभा और लोकसभा चुनाव के बाद पीएम आवास राजनीतिक तौर पर सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। मौजूदा मानसून सत्र में भी इस मुद्दे पर जमकर चर्चा हुई। इस मुद्दे को लेकर कांग्रेसियों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। यही नहीं, पीएम आवास पर सियासी वार और पलटवार अब दिल्ली में भी होने लगा है। दिल्ली में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बयान के बाद से प्रदेश भर में इस पर सियासत तेज हो गई है। वो सारे पत्र उपलब्ध करा दूंगा जो केंद्र सरकार ने समय समय पर जारी किए हैं। राज्यांश उपलब्ध कराओ, राज्यांश उपलब्ध कराओ, लेकिन भूपेश बघेल की सरकार ने राज्यांश उपलब्ध नहीं कराया। वो सारे पत्र आप सबके पास है भी। जब हमने मोर आवास मोर अधिकार आंदोलन किया था, आप सबके सामने वो पत्र प्रस्तुत किया था कि कैसे राज्य की कांग्रेस सरकार ने अन्याय किया था गरीबों के साथ। और 2 तरह की योजनाओं को मिक्स करके प्रस्तुत ना करें। प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण, प्रधानमंत्री आवास शहरी। शहर के आवास की अलग व्यवस्था है, ग्रामीण आवास की अलग व्यवस्था है। और हमारी सरकार बनने के बाद शहरों में लगातार आवास बना रहे हैं। जैसे मैंने आपको आंकड़े दिए कि 5000 आवास प्रति महीने बन रहे हैं और लगातार इसके लिए हम काम कर रहे हैं। विधानसभा के बाहर क्या आप बोल रहे हो और विधानसभा के अंदर क्या बोल रहे हो? सरकार का लिखित बयान है, मेरे प्रश्न था, उसमें एक भी स्वीकृत नहीं किया। और स्वीकृत किए बता दें भाई। 8 महीने हो गया सरकार को, पहले कैबिनेट की बैठक फैसला है 18 लाख आवास देंगे। बस इतना ही बता दे, 18 लाख आवास में कितना आपने सैंक्शन किया। बचत कोई मतलब नहीं। किसी भी हितग्राही को आपने पहला किस्त दिया क्या 18 लाख आवास में? तो गुमराह, आपके पास मीडिया है, आपके पास जनसंपर्क विभाग, कुछ भी छपवा सकते हैं, लेकिन किसी भी हितग्राही को, चाहे शहर हो चाहे ग्रामीण हो, एक भी हितग्राही को विष्णुदेव साय की सरकार ने एक किस्त भी जारी किया है क्या? मनोज, जिस तरीके से हम देखें पीएम आवास को लेकर लगातार सियासत देखी जा रही है, फिलहाल क्या देखा जा रहा है राज्य की सियासत में, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही आमने सामने हैं? आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है और इससे भयंकर राजनीति हो रही है। और ये सबसे बड़ा मुद्दा और बन गया जब इसमें शिवराज सिंह की एंट्री हो गई। अभी आपको बता दूं कि नीति आयोग की बैठक के बाद जो है शिवराज सिंह चौहान से सीएम विष्णुदेव साय की मुलाकात हुई थी। उसी समय ये बातें उठी है प्रधानमंत्री आवास को लेकर कि कांग्रेस के समय में गरीबों को तरसाया गया। गरीबों को, ये बयान जो है शिवराज सिंह
के तरफ से आया। उसके बाद जो है उनके बयान पर पलटवार करते हुए भूपेश बघेल ने कई आरोपों की झड़ी लगा दी सत्ता पक्ष से। भूपेश बघेल का कहना है कि एक भी आवाज हितग्राहियों को नहीं मिला और न ही हितग्राहियों को किसी प्रकार का बढ़ावा मिला है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ये भी आरोप लगा रहे हैं कि विधानसभा में कुछ और बाहर कुछ और कहते हैं। जी जी ये मुद्दा विधानसभा में भी अभी जो बजट सत्र मानसिक सत्र के दौरान ये मुद्दा उठा था, जिसमें जो है डिप्टी सीएम नरूर साहु जी ने जवाब दिया था कि अभी हमने 18 लाख मकानों की स्वीकृति के लिए भेजा गया है। और इसमें महत्वपूर्ण बात बता दें कि 5 करोड़ मकान की बात डिप्टी सीएम नरूर साहु कर रहे हैं, लेकिन वहीं के भूपेश बघेल का कहना है कि एक भी मकान बता दें कि हितग्राहियों को मिला है। तो इन तमाम बातों को प्रधानमंत्री आवास को लेकर जो है राजनीति में एकदम चरम पे और छत्तीसगढ़ के लिए सबसे बड़े मुद्दे बन चुके हैं यह प्रधानमंत्री आवास की। जी बिल्कुल मनोज, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। और वहीं डिप्टी सीएम अरुण साव ने प्रदेश में बढ़े बिजली के बिल को लेकर कहा कि देश के सभी राज्यों से छत्तीसगढ़ में बिजली की कीमत कम है। डिप्टी सीएम ने कहा कि उद्योगपतियों से आग्रह करूंगा कि सरकार के साथ सहयोग करें और बढ़े हुए बिजली के दाम का कोई न कोई रास्ता जरूर निकलेगा। देखिए, मैंने भी वो बात पढ़ी है। यह भी सही है कि देश के अन्य राज्यों की तुलना में छत्तीसगढ़ में बिजली की कीमत कम है और मैं आग्रह करता हूं अपने उद्योगपति साथियों से कि सरकार के साथ सहयोग करें। सरकार हमेशा उनके साथ खड़ी है। छत्तीसगढ़ के उद्योगों के विकास के लिए हम हर प्रकार के रास्ते निकालते हैं। मैं उद्योगपतियों से आग्रह करूंगा कि सरकार के साथ सहयोग करें और जो अधिकारियों ने, रिटायर्ड अधिकारियों ने बात कही है, मुझे लगता है कि उन्होंने सारी बात स्पष्ट की है। मैं अब भी आग्रह करूंगा कि सरकार के साथ सहयोग करें और सरकार आपको हर प्रकार की सुविधा देने के लिए प्रतिबद्ध है। और उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के प्रधानमंत्री आवास के सवाल पर पलटवार किया। वो प्रश्नों को उत्तर को आधा अधूरा पेश कर रहे हैं। साव ने कहा कि शहरी प्रधानमंत्री आवास और ग्रामीण प्रधानमंत्री आवास योजना को एक साथ जोड़कर भ्रम पैदा न करें। दोनों अलग अलग योजना है। शहरों में लगातार आवास बना रहे हैं, वही ग्रामीण आवास की स्वीकृति जैसे ही केंद्र से मिलेगी वैसे ही गरीबों के लिए आवास स्वीकृत कर देंगे। आप सब प्रश्नों के उत्तर को आधा अधूरा प्रस्तुत करके जो भ्रम फैलाने की कोशिश कांग्रेस पार्टी कर रही है, यह अत्यंत दुर्भाग्यजनक है। जिस कांग्रेस की सरकार में छत्तीसगढ़ के गरीबों को प्रधानमंत्री आवास के लिए तरसाया, आज घड़ियाली आंसू बहाने का काम कर रहे हैं। विधानसभा के प्रश्न में शहरी आवास के लिए आप सबको पता है कि वह योजना दिसंबर 2024 तक के लिए थी और उस योजना में इस दौरान हमारी सरकार बनने के बाद लगभग 200 करोड़ रुपए केंद्र सरकार से राशि आई है। शहरी आवास योजना में कांग्रेस की सरकार के समय लगभग 1,500 आवास प्रति महीने बनते थे। हमारी सरकार बनने के बाद आज 5,000 शहर में प्रति महीने आवास बन रहे हैं और लगभग 400 करोड़ की राशि इन हमारी सरकार बनने के बाद शहरी आवास के हितग्राहियों को दिया है। और बढ़ते आगे, डोंगरगढ़ में हत्या का मामला सामने आया है। दरमियान भगत सिंह चौक डोंगरगढ़ के पास लड़ाई झगड़ा और मारपीट होने की पुलिस को सूचना मिली, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जहां एक व्यक्ति खून से लथपथ पड़ा हुआ मिला, जिसे पुलिस इलाज के लिए अस्पताल ले गई और युवक को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की और इसमें एक नाबालिग दोषी पाया गया। आरोपी ने मृतक के बहन के साथ संबंध होने के शक में हत्या कर दी। नाबालिग ने हत्या का पूरा प्रकरण पुलिस को बताया।
इसमें एक नाबालिग बालक है, उसने अपने दो दोस्त राजू निषाद और भवानी ध्रुव को शराब पीने के उद्देश्य से डोंगरगढ़ बुलाया था और नाबालिग युवक जो है उसकी बड़ी बहन के संबंध होने के शक में जो मृतक राजू निषाद उसकी कैंची से हत्या कर दी और जब उनसे विस्तृत पूछताछ किया गया तो उसने बताया कि इसने हत्या करने की नियत से ही उनको शराब पीने के लिए यहाँ पर बुलाया था और जब उसने देखा उसको सामने तो उसने आवेश में आकर के उसने कैंची मारकर। और वहीं कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने कलेक्टर गौरव कुमार सिंह से मुलाकात की और परिसीमन में गड़बड़ी को लेकर ज्ञापन सौंपा। इस मुलाकात में पूर्व विधायक विकास उपाध्याय, पूर्व विधायक कुलदीप जुनेजा, महापौर एजाज ढेबर, सभापति प्रमोद दुबे, जिला अध्यक्ष गिरीश देवांगन, पंकज शर्मा सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता उपस्थित रहे। शहर जिला कांग्रेस के अध्यक्ष गिरीश दुबे ने कहा कि ज्ञापन में परिसीमन में गड़बड़ी के कई बिंदुओं को उठाया गया है और फिर 2024 के चुनाव में परिसीमन कराकर नगरीय निकाय चुनाव कराना भाजपा की क्या मानसिकता दर्शाता है, इस विषय को बताना कठिन है। लेकिन हमारी छत्तीसगढ़ की जनता को, रायपुर की जनता को बहुत सारी तकनीकी दुविधा होगी, तकलीफें होंगी, जिसमें लाइन लगाकर पुनः राशन कार्ड बनाना, पासपोर्ट बनवाना, आधार कार्ड बनवाना, इन सब चीजों में जब वार्ड का नाम और वो चेंज होगा तो उनको अपना नाम बदलवाने के लिए जाना पड़ेगा। राशन कार्ड अभी बटा भी नहीं है, उस राशन कार्ड में नाम बदलवाने की 6 महीने की बात की तैयारी है। 2025-26 में जब नई जनगणना होना है तो उस आधार पर परिसीमन कर उस आधार पर नई परिसीमन को करना चाहिए था, ऐसी हमारी मांग है। और छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।